देखिए भैया, बातें नहीं कीजिए प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। जो टाइम है, इतना कम टाइम है क्योंकि अभी बताओ एग्जाम चल रहा है, सबके स्कूल कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, ठीक है। सुन लो, हमने इससे पहले जो है आपको मोमेंटम तक करवा दिए थे, है ना। और मोमेंटम के बारे में भैया मैंने बहुत कुछ बताया था आपको। आज थोड़ा सा बात करेंगे आज हम बात करेंगे भैया थोड़ा सा इससे आगे। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम क्या है? मास इंटू में वेलोसिटी, है ना भैया। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है? तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाले थे भैया, एम एल टी के पावर में -1, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग अलग टाइप से, वेलोसिटी अलग होगा तो क्या मोमेंटम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैसा होगा, उसके बारे में देखेंगे। और अगर मास अलग होगा तो फिर क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो भैया हमें वेरिएशन के ऊपर बात करना है, और दो ही चीज में वेरिएशन हो सकता है, या तो एक मास में या फिर वेलोसिटी, इसके अलावा और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। तो भैया आज हेडिंग डाल लेंगे इसी के आगे, मोमेंटम के आगे। मोमेंटम में हमें हेडिंग डालना है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए भैया। मोमेंटम के आगे लिखिएगा वेरिएशन ऑफ मोमेंटम। पीछे से मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, हमें बात नहीं चाहिए, बातें करोगे बहुत बुरा होगा। चलिए ये हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम आज कब जाएगा फिर? रात में बेगूसराय है ना, रात में कैसे होगा? कौन सा ट्रेन रात में चेक किया है? अब चेक करके ऐसा नहीं एग्जाम आसपास में बेगूसराय नहीं है, बहुत दूर है। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम सुन लो, चलिए ध्यान से। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है? देखो भैया मैंने आपको पहले बोला दो केसेस के ऊपर बात करेंगे, केसेस से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। पहले लिख लेंगे फटाफट, इसके बाद सॉल्व कर समझाते हैं। लिखिएगा भैया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में है लेट टू ऑब्जेक्ट each of mass m are moving with different velocities, है ना, डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2, विथ भैया जहां पर आपका v1 इज ग्रेटर देन क्या है भैया? v2 है। मतलब v1 पहले वाले का वेलोसिटी ज्यादा है जिससे दूसरे वाले वेलोसिटी, ठीक है। देन ध्यान से सुनेंगे, कॉमा देके लिखिएगा। देन मोमेंटम क्या होगा भैया? पहले वाले का, मान लो पहले वाले का मोमेंटम क्या है? p1 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m v1 हो जाएगा, हाँ या नहीं भैया? m क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। एंड दूसरे वाले का मोमेंटम क्या लेते हैं? p2 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? m v2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से भैया, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते थोड़ा सा, है ना। इन दोनों का रेशियो निकालते क्या होगा? p1 अपॉन में p2 जो होगा वो बराबर होगा m v1 अपॉन में m v2 के, है ना। क्या भैया m से m कट जाएगा? m दोनों के लिए क्या है? सेम है भैया, बराबर, है ना। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं कि p1 अपॉन में p2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 अपॉन में v2 हो जाएगा, है ना भैया। इसका मतलब है कि पहले वाले का जो मोमेंटम होगा वो पहले वाले वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे वाले का जो मोमेंटम होगा वो दूसरे वाले वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ ही नहीं। देखो ये मोमेंटम है और ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ है v, है ना। ये जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते चलेंगे मोमेंटम भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा।
कब? जब आपका m क्या होगा? कांस्टेंट होगा। m मतलब भैया मास की बात कर रहा हूं, मास कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मास कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने ये चीज पहले भी आपको बताया था कि अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भैया ज्यादा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से, इसका मतलब आपका जो पहले वाले का जो मोमेंटम जो होगा वो भी ज्यादा होगा, हाँ या नहीं? बोल भैया, क्योंकि जिसका मास दोनों का सेम है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। चल जल्दी करेंगे केस नंबर फर्स्ट में, जल्दी करो फटाफट, फिर इसके बारे में और समझते हैं भैया। देख लो भैया, सुन लो, सुनिएगा, आप ध्यान दे। केस नंबर फर्स्ट में आपको मैंने क्या बताया हूँ कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मासेस क्या है? सेम है ना? ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मासेस क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहे और अच्छे से तो ध्यान से देख लो, ये सुन लेना ध्यान से। मान लो अगर ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया हुआ है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है? m, है ना? अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इसका वेलोसिटी हमारा v1 है और दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना है? v2। दोनों का मास क्या है? सेम है और वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। अगर मान के चलते हैं हमारा v1 ज्यादा है v2 से, तो भैया हमारा जो मोमेंटम भी होगा वो भी ज्यादा होगा, है ना? किसका ज्यादा होगा? v1 का ज्यादा होगा और v2 का कम होगा, ठीक है? अब इन दोनों को देखते हुए हमने एक नोट में लिख के दिया हुआ आपको कि जो मोमेंटम जो है या बॉडी का जो मोमेंटम जो है हैविंग इक्वल मासेस, कब? जब मास दोनों का क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी है। देखो सुन लो ध्यान से भैया, ऊपर में वन वाले बॉडी का है तो वेलोसिटी भी ऊपर में किसका है? वन का ही है। नीचे में सेकेंड बॉडी का मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी किसका है? सेकेंड का ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर वन है तो यहाँ पर टू है, ऐसा है क्या? अगर यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू होता, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो भैया इस कंडीशन से क्या है, अगर किसी भी मतलब कोई भी बॉडी का जो मोमेंटम जो होगा, अगर मासेस हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी जो है उसका क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए, अरे कोई दिक्कत? चलिए अगला देखेंगे, केस नंबर सेकेंड। सुन लो ध्यान से, केस नंबर सेकेंड, हेडिंग डालो, इसी के भैया नीचे है, केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकेंड है, देखिए, लेट अ हेवियर ऑब्जेक्ट, हाँ, लेट अ हेवियर let a heavier object of mass m1 and lighter object of mass m2। देखो भैया, पहले वाले केस में हमने मास को कांस्टेंट रखे थे, है ना, और वेलोसिटी को अलग अलग किए। दूसरे वाले केस में जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम यहाँ पर मास को अलग अलग करेंगे। एक हेवियर है मतलब भारी वाला ऑब्जेक्ट है और दूसरा लाइटर मतलब क्या होगा? हल्का वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है भैया? सेम है ना? और कॉमा देके लिखिएगा, सपोज both the object are moving same velocity,
कितना से भैया 20। देखो भैया अगर मैं यहाँ पर सुन लो ध्यान से, देखो इधर भैया अगर मैं पहले वाले का मोमेंटम की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, m1 इंटू में v होगा, कितना होगा m1 इंटू में v। और दूसरे वाले का मोमेंटम की बात करता हूँ, दूसरे लाइटर वाले ऑब्जेक्ट का क्या होगा, p2 बराबर में m2 इंटू में कितना होगा, v होगा। ये मोमेंटम तो यही है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल के देखते भैया, देखो ध्यान से, अगर मैं p1 अपॉन में p2 कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, m1 अपॉन में v होगा, अपॉन कितना होगा m2 अपॉन में v। देखो v से v कट जाएगा, क्यों कटेगा v से v, क्योंकि दोनों के लिए वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहां से देख लो ध्यान से भैया, जितना आपका मोमेंटम का रेशियो मतलब p1 अपॉन में p2 जो होगा वही क्या होगा, m1 अपॉन में m2 होगा। अब देखो सेम कंडीशन है, ये पहले वाले बॉडी के लिए पहले वाले बॉडी का मास है, दूसरे वाले बॉडी के लिए मोमेंटम्स के लिए दूसरे वाले बॉडी का क्या है, मास है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपका वेलोसिटी के साथ था सेम ऐसा किसके साथ है, मास के साथ। मतलब मास के भी क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, देखो ध्यान से, मान लो ये आपका मास है, ठीक है, और ये आपको मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया मोमेंटम और मास के बीच में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बस याद रखिएगा यहाँ पर v कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। v कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जल्दी करो, देखिएगा ध्यान से, सुन लो। सेम कंडीशन भी है, यहाँ पर नोट्स करके लिखवाया हूं कि जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, बॉडीज लिखो भैया, बॉडी, अरे यार the momentum of bodies having equal velocity are proportional to their masses। सेम कंडीशन सुन लो। एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे भैया, यहाँ पर देखो, सबसे पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले वाले केस में क्या बताया कि दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है और दोनों की वेलोसिटी क्या अलग है ना। तो जो मोमेंटम जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हमने आपको क्या बताया भैया, यहाँ पर भी दो बॉडी है, एक लाइटर है और एक हेवियर है। हेवियर मतलब ये भारी वाला बॉडी है जिसका मास m1 हमने लिए है, और लाइटर वाला बॉडी जिसका मास हमने क्या लिया, m2। लेकिन दोनों का जो वेलोसिटी है कैसा है, सेम। तो ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दो बॉडी मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मास अलग अलग है और वेलोसिटी सेम होने के कारण उसका मोमेंटम भी अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमने प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कि देखो मोमेंटम जो होगा वो मास के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों कंडीशन। अब थोड़ा सा केस नंबर थर्ड की बात करें, सुनना लिखना नहीं। अगर भैया हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, उसका जो लीनियर मोमेंटम जो होगा, ये लीनियर मोमेंटम आर सेम। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, सुन लो ध्यान से, मैं कंडीशन समझा देता हूं। ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास आपको हो सकता है m1 और इसका मास हो सकता है m2। ये भैया कुछ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये कुछ v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना ही मास इक्वल है और ना ही वेलोसिटी, है ना। हाँ, लेकिन इसका जो निकलने वाला मोमेंटम है, देखो ध्यान से, इस पे जो निकलने वाला या मिलने वाला जो मोमेंटम जो होगा क्या होगा, p बराबर या p1 बराबर मान लो m1 v1, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं p2 बराबर में कितना हो जाएगा, m2 v2। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा दोनों मोमेंटम इक्वल होगा, इसके बराबर होगा p के बराबर, मास और वेलोसिटी इक्वल नहीं है लेकिन लीनियर मोमेंटम कैसा है, सेम है, इक्वल दोनों के, है ना। तो भैया जब दोनों के लिए इक्वल, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि m1 v1 जो होगा वो किसके बराबर, m2 v2 के बराबर, हाँ या नहीं भैया। मास को एक साथ रखो और वेलोसिटी को एक साथ रखो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ m1 अपॉन में कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, बराबर में इधर कितना हो जाएगा, v2 अपॉन में कितना होगा, v1 हो जाएगा। आप गौर से देखो भैया, ऊपर वाले में m1 है मतलब बॉडी 1 है, तो वेलोसिटी किसका है, 2 का, है ना। नीचे देखो सेकेंड बॉडी का मास है तो वेलोसिटी किसका, 1 का। इसका मतलब क्या है कि भैया m जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यही है,
था ही नहीं, है ना, क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस कंडीशन में भैया ग्राफ जो बनेगा, देखो किसके किसके बीच का ग्राफ हम निकालेंगे, तो मान लेते हैं वेलोसिटी और मास के बीच का ग्राफ निकालेंगे। इसके बीच का ग्राफ है भैया वेलोसिटी वर्सेस मास का। तो भैया इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का भैया वेलोसिटी को आप जितना बढ़ाओगे मास के कंपैरिजन में, तो देखो वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन से क्या आएगा, ये डिक्रीज होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम। चलिए जल्दी करेंगे थर्ड नंबर। चलो क्लियर है यहाँ में, अरे क्लियर है, ये भी है एक था छोटा सा मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब देखो सुन लो, अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ, है ना। मोमेंटम देख लिए, मोमेंटम सबको समझ में आ गया होगा, मोमेंटम क्या है कैसा है ना। तो ये मोमेंटम में फिलहाल आपको जो क्वेश्चन होगा आगे जाके हम मोमेंटम को कंजर्व भी करेंगे, तो तब पता चलेगा। अभी फिलहाल जो भी क्वेश्चन हम लेंगे मोमेंटम का, उसमें एक ही फॉर्मूला लग सकता है, क्या होगा, मोमेंटम जो होगा वो मास इनटू में वेलोसिटी होगा। कंजर्व जब करेंगे तब हम उसका अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब की बात, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे भैया, नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सुन लो ध्यान से, ये ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है, जैसे पहला वाला लॉ किसके ऊपर था भैया, इनर्शिया के ऊपर, मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर, इनर्शिया के ऊपर। और न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है किसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, है ना। स्टेटमेंट लिखो, उसका क्या बोलता है सेकेंड लॉ, ये लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change take place in the direction of applied force। जैसा ही यहीं तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनिएगा, देखो भैया सुन लो इधर भैया, न्यूटन के जो सेकेंड लॉ ने क्या बोला, क्या सेकेंड लॉ ने क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सुन लो, रेट का मतलब मैंने आपको पहले बोला हूं भैया, टाइम के रिलेटेड बात कर रहे हैं। जहां पर भी रेट आए इसका मतलब नहीं दाम कितने में देखिए, ये वाला नहीं भैया, टाइम। फिजिक्स में क्या बोलते हैं रेट को, टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। तो आपका ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम जो चेंज आ रहा है किसी भी रेट पे, है ना, कोई भी बॉडी पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो एक्सटर्नल फोर्स का, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो भैया, इधर ध्यान से सुनना भाई, जब आप कोई एक बॉडी है जिसका मास आपको पता है m, है ना, और ये कितने वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो भैया किसी बॉडी के पास अंतर्यामी कोई आत्मा और प्रेत तो नहीं घुसा होगा कि जीवन वेलोसिटी से मूव करेगा। अरे भाई मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक तो वो बढ़ेगा नहीं। कब तक भैया? जब तक उसके ऊपर हम फोर्स में अप्लाई करें। भैया अगर ये बॉडी m है, मास m है और वो v1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स जरूर लग रहा होगा, तभी तो वो v1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है ना। तो ये जो फोर्स है देखो, तो इसका कहने का मतलब ये न्यूटन्स के कि जो इस पे जो आने वाला जो आपका जो मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम क्या होगा, तो मान लेते हैं m और v है, तो मोमेंटम mv जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका भैया एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये सारे कंडीशन है, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे भैया। अभी ये इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने लॉजिक नहीं लगाया हूं, अब सुन लो, थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है कहने का मतलब ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की है। चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत बड़ा चीज बोल रहा हूं, चेंज ऑफ मोमेंटम कब होगा, जब या तो वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, है ना। वेलोसिटी में चेंज कब होगा भैया, ध्यान से सुनना भैया। अगर मान लो कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना m है, अभी इनिशियली ये कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब कुछ टाइम बाद भैया इसका मास तो चेंज नहीं होगा, कि मास चेंज हो जाएगा भैया। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मास मान लो 1 क्विंटल है, 100 किलो, और मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाऊँ तो क्या मेरा मास 10 किलो हो जाएगा, ये सेम रहेगा ना, तो मास तो सेम रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि सर वेलोसिटी में चेंज हो जाए भैया। अगर यहाँ पे मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा हूँ, यहाँ पर आके हो सकता है मैं 10 के हिसाब से चलूंगा। हम अपने वेलोसिटी में क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं ना। अरे भाई तो भैया वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या मोमेंटम में भी चेंज होगा, अरे बोलना है ना। देखिए भैया इसका मोमेंटम कितना, सुन लो ध्यान से भैया। मान लेते हैं इसका मोमेंटम p है जो m इंटू में u के बराबर, और इसका मोमेंटम कितना p2 है जो m इंटू में v है। अरे हाँ या नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे भैया। चेंज इन क्या निकालना है, मोमेंटम निकाल, चेंज इन मोमेंटम, जिसको भैया हम डेल्टा p से डिनोटेट करते हैं। चेंज के लिए क्या चीज से डिनोटेट कर रहे हैं, डेल्टा p से। तो देखो डेल्टा p क्या हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो भैया p2 माइनस में p1 हो जाएगा। इसका मतलब m जो होगा mv होगा, सॉरी mv माइनस में क्या लिख सकते हैं m, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अरे हाँ नहीं, समझ में, समझ गया। तो ये देखो भैया अभी मैंने आपको सिर्फ समझा रहा हूँ एक एक करके कंडीशन, अभी मैंने न्यूटन से सेकेंड लॉ से बात नहीं किया हूँ। मैं डायरेक्ट अगर लिख देता ये तो आप बोलते कहाँ से आ गई, है ना। इससे अच्छा भैया डायग्राम से तो आप समझिए कैसे निकालते थे। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, अब चलते भैया न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये बहुत बड़ी बात है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इस साइड का यूज कर सकता हूँ, है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा डी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, मोमेंटम। अरे हाँ नहीं बोलो, नहीं बोलो, चलो तो देखो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सुन लो इधर देखो, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सुनिएगा। क्या मैं डेल्टा P को क्या लिख सकता हूँ, एम बी माइनस में U अपॉन में डेल्टा, बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो F जो है वो भैया मास को तुम सॉरी इक्वल्स टू साइन नहीं देना चाहिए, मास को तुम अलग कर दो, और क्या मैं सॉरी कैपिटल V माइनस में स्मॉल u बटा में कितना हो जाएगा, डेल्टा। और क्या ये क्या बता रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है।
या ऐसा बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बताता है? एक्सेलरेशन। किसको बताता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा? m इंटू में a। भैया याद रखिएगा ये जो है आपका क्या है? द रेट ऑफ, सुन लो मैं लिख देता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या भैया? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अरे समझे नहीं समझे? और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको क्या बताएगा भैया? एक्सेलरेशन को बताएगा। किस चीज को बताएगा? एक्सेलरेशन। समझे? है ना? तो यहां पर f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? m इंटू में a आ गया। तो भैया इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो किसके बराबर है? m इंटू में, सॉरी f बराबर में k इंटू में m। भी इस k क्या है? ये k क्या है आपका? कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है भैया? 1 के बराबर। इसके बराबर होता है 1 के बराबर। जब ये 1 के बराबर होगा इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि f जो है वो किसके बराबर होगा? m इंटू में 1 के बराबर। भैया ये f है क्या? देखो, क्या ये कुछ एक्सटर्नल फोर्स है? अरे हाँ ये नहीं, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। m क्या है भैया? मास है। और a क्या है? a क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है भैया? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। फोर्स जो होता है वो किसके बराबर? मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है? फोर्स किसके बराबर? मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है? तो भैया इस तरीके से अगर फोर्स जो है m इंटू में 1 के बराबर, तो क्या मैं इसको देखो ध्यान से, इसको एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं फोर्स को भैया। तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, सुन लो क्या लिखेंगे? अ यूनिट फोर्स, अ यूनिट फोर्स may be defined as, बातें नहीं, may be defined as the force which produce unit acceleration, which unit acceleration in a body of unit mass। सुन ले भैया, इधर सुन भैया। फोर्स को हम थोड़ा सा इस मैथमेटिकली जो हमने प्रूफ किए हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से, सुन लो, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से जो हमने मैथमेटिकली प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किए हैं? कि फोर्स जो होगा वो मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक डेफिनेशन लिखी, ध्यान से सुनना। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर भैया एक यूनिट का फोर्स जो होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, है ना, तो भैया वो बॉडी एक यूनिट का क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी एक यूनिट का क्या अप्लाई करना, प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन ऑफ अ यूनिट मास के लिए। यूनिट मतलब 1 kg के लिए। भाई कहने का मतलब ये ऐसा समझ, मान ले यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 kg, है ना। और भैया इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया मान लो 1 न्यूटन का, है ना। तो ये यहां से मान लो यहां तक आ जाएगा भैया, आएगा ही नहीं आएगा? अरे हाँ नहीं। तो यहां से यहां तक आने में जो इसने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो कितना होना चाहिए? 1 यूनिट का ही होना चाहिए, है ना। तो यही है डिफाइंड 1 यूनिट ऑफ फोर्स। अ यूनिट फोर्स may be defined as the force which produce unit acceleration in a body of unit mass। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो F बराबर देखो ध्यान से भैया, F बराबर में कितना? M इंटू में A। और वैसे भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है भाई, फोर्स का SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा लिखेंगे, देखो ध्यान से भैया, SI यूनिट क्या हो जाएगा?
मास के लिए केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं भैया? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। अगर मैं इसी को सीजीएस के फॉर्म में लिखता हूं, सीजीएस के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कन्वर्जन भी करके बताया, कन्वर्जन भी भैया सीजीएस के फॉर्म में इसका यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। भैया इन दोनों का एक रिलेशन है, ध्यान से सुनना, एसआई और सीजीएस का एक रिलेशन है कि एक न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। समझ में आया? अरे समझे नहीं समझे, है ना? तो एक न्यूटन जो होगा वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होगा। अगर उल्टा लिखते हो भैया, उल्टा अगर आपसे ये पूछा जाएगा एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर। समझ में आया? भैया उल्टा अगर करेंगे इसका तो एक डाइन जो है वो 10 टू दी पावर -5 न्यूटन के बराबर होगा। तो ये आपका एसआई यूनिट जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, है ना? और भैया ये सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और एक न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होगा, या आपका एक डाइन जो होगा वो 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर। समझे? तो भैया यही है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। प्रूफ करके दिए 7 होता है। सोचो सोचो, दिमाग लगाइए, 60 कहां से होगा?